अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। मुझे कहते हैं सोहा अफजल और अब्दुल सब आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत, क्या हाल चाल है? इस्लामाबाद से करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बात को बढ़ाएंगे। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रू साहब। मैं बिल्कुल ठीक, और आज दोनों माशाल्लाह बड़े तरोताज़ा लग रहे हैं आप दोनों। ये गुलाबी रंग की बिस्तार आपको भी बहुत सूट कर रही है। शिकवा जवाबी शिकवा नहीं, बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह। खैर जी, बात शुरू करते हैं सैलाब की सूरत हाल से। मैं तो आज पढ़ के दिल मेरा डर गया थोड़ा सा, और वो ये था कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि सितंबर के वर्ष तक ये मानसून का जो सीज़न है ये चलता चले जाएगा। बारिशों की तवक्को है, जो बड़ा ख़तरनाक एक पहलू है। पहली बारिशों ने क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रही है। मुख्तलिफ इलाके जो हैं, सिंध तो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। और कल आर्मी चीफ ने जब मुख्तलिफ जगह का दौरा किया तो सवात में भी वो गए, और वहाँ पे दरिया सवात के किनारे कालाम में जहाँ पे होटल मुनज़्ज़म हो गए बहुत सारे, उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी। जिन लोगों ने 2010 के सैलाब के बाद यहाँ पे इजाज़त दी थी यहाँ पे दोबारा होटल घर वगैरह बना लिए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का इंदिया दिया है उन्होंने। तो हरमीत का तो सवात और साथ इलाका वो है, फल वहाँ से बहुत आया करते थे। लोग कहते हैं फलों के बाग उजड़ गए, बिल्कुल इतनी तबाही हुई है। तो हरमीत, आपके पास क्या अपडेट है वहाँ के? तो सब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कल से हम चीज़ें देख रहे हैं। एक तरफ तो आपकी बात अगर हम देखें पूरे मुल्क में जिस किस्म की सूरत हाल है, और फिर आपने फलों की बात की, इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि जो टमाटर है, जो प्याज है, इसी के साथ साथ आलू 300 रुपये तकरीबन इस वक्त जो है वो प्याज फ़ी किलो मिल रहा है। टमाटर की प्राइस आज जो है वो 300 तक पहुंच गई है, कल 280 तक थी। तो इस किस्म की सूरत हाल है, और 500 तक बढ़ सकती है टमाटर, क्योंकि नायाब हो रही है सारी चीज़ें, और बहुत सारी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी है। फ्रूट्स की आपने बात की तो वाकई सवात में बेपनाह किस्म का जो है वो फ्रूट मिलता था, और ख़ासकर सेब और इसके साथ साथ नाशपाती, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नाशपाती वहाँ बड़े मशहूर है। इसी के साथ आड़ू जो है, बहुत सारे बागात वहाँ पे आड़ू के भी हैं, और इसी की तरह बहुत सारे दीगर जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो ज़्यादातर सवात से ही आते हैं। तो इस वक्त जो तबाही मची है, जिस तरह बारिशें हुई हैं, तो तमाम तर बागात आपकी बात दुरुस्त है कि वो भी तबाही का शिकार हुए हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तो आपने बात दुरुस्त की कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है इलीगली हुई है, गैर कानूनी तौर पर हुई। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया है, भरपूर पैसे लेकर ये इजाज़त देती है, और वहाँ पे ये तामीरात होते रहते हैं। और आप देखें कि 2010 में भी इस किस्म की का जब सैलाब आया था तो तबाही मची थी इन तमाम तर एरिया में, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं जगहों पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई जो उससे पहले भी तबाह हो चुकी थी। तो न हमारी आवाम ने कुछ सीखा है, और न इंतज़ामिया को पैसों की ज़रूरत होती है, और गर्ज यही होता है कि पैसा मिल जाए, चाहे जिसने जो भी बनाना है वो उसको इजाज़त वहाँ पे मिल जाती है। और हमारे लोगों को ये समझ नहीं होती कि जहाँ पे सैलाब ने आना है, दोबारा रेलें बहनेंगी, दोबारा तबाहकारियाँ होनी है, हम उसी जगह दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बेसिक नीड की बात करें, चले आप हरमीत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सर आप बेसिक नीड हमारी खुराक की बात करें, उसकी किल्लत तो चले हमें समझ आती है, जस्टिफाइड है कि सारा साल मेहनत करके काश्त की हुई सब्जियां, फल, फ्रूट, बाग जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है। सर एक बात का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर बहुत सारी किल्लत आप मेडिसिन की देख रहे हैं, आप बहुत सारी टेंट्स की देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो बड़ी तादाद में इमदाद के तौर पर भेजी जा रही हैं इन इलाकों में, आप उसकी किल्लत मार्केट में देखें तो आपको हैरानगी होती है, अफसोस होता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, किसी दवाई का मुतालबा करें तो वहाँ पर आपको वो मैसर नहीं आएगी, लेकिन आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो उसको ढूंढने के और उसके 1001 तरीके आपको बाहर मिल जाएंगे। तो जो खुद मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है सर, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, और हमने हर मुश्किल में देखा है हमेशा कि ऐसे लोग जो किल्लत होती नहीं है, किल्लत पैदा करने वाले होते हैं, वो मार्केट में, उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए इस मौके। बिल्कुल, बाकी चीज़ों के हवाले से भी है, लेकिन दवाइयों का ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर अगर कोई किल्लत पैदा करता है, आप ये देखो ना, उसके साथ ये है कि टेंट, यानी वो कहते हैं वो टेंट जो 5,000 रुपये का था वो 15,000 रुपये का अब मिल रहा है। इसी तरह से बाकी चीज़ों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। दुनिया हमारी मदद के लिए आगे आ रही है। कल जी हरमीत, जी आप कंटिन्यू करें रोज साहब। बिल्कुल, आप जो कल की बात रोज साहब, मैं सोहा जिस तरह बात की सोहा ने, मैं रहा हूँ 2005 का जो जलजला था,
और 2010 की सैलाब की तबाहकारियाँ मेरे इलाके में हुई थी और बहुत सारे जो घर थे, बहुत सारी अमवात जो है मेरे इलाके में भी हुई थी। और ये जिस तरह हम देखते हैं टेंट, और आपने जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का, तो चीज़ें नायाब होने के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें मिलती भी नहीं है। यानी जो टेंट है, अच्छे से अच्छा टेंट जो है वो हमारे बहुत सारे जो ख़ानदानी, आप ये देखें कि कोई सियासी जिसका असर रसूख था वो अपने घर लेके जाता था, जिसकी कोई ज़्यादातर आप देखें कि वो घर टूटे हुए थे, वो घर जो कच्चे मकानात थे उनको कुछ मिलता नहीं था। ये सबसे बड़ा मसला है। और अब बहुत सारी दुनिया ने ये सवाल भी हम पे उठाए कि भाई हम तो आपको पैसे दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लगाते नहीं है उन जगहों पे जहां पे ये लगाने चाहिए। और मेरे ख्याल में वहां तक जब तक ये नहीं पहुंचेंगे तो आम आदमी जो तबाहकारी हुई है, जिस तरह वो मुतासिर हुआ है, तो वो बेचारा किस तरह आप सरवाइव करेगा, जिंदगी आगे कैसे लेके जाएगा, इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा हमें। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इमदाद की अपील की है। 16 करोड़ डॉलर, 16 करोड़ डॉलर्स उन्होंने फौरी तौर पे कहा है पाकिस्तान को चाहिए। आगे भी उन्होंने कहा चाहिए होंगे, जबकि जो पाकिस्तान खुद तखमीना लगाया वो कहते हैं 10 अरब डॉलर हमें तकरीबन चाहिए होंगे। इतनी ज़्यादा तबाहकारी हो गई है लोगों को आबाद करने की हद तक अगर देखा जाए। लेकिन सर इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस वक्त आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बात करें तो टेलीथॉन के ज़रिए जो इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने रकम इकट्ठी की है, अब हम समझते हैं और हम इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, इस चीज़ की दुआ करते हैं कि वो उन तक पहुँचे और बिल्कुल जायज़ तरीके से पहुँचे। इसके अलावा सर एक और चीज़ के बाद हम अपने रन डाउन की तरफ चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सर हम एक जज्बाती कौम है, बड़ी तादाद में लोग आगे तो आ गए हैं, लेकिन जो वहाँ इमदाद भेजी जा रही है उस चीज़ में ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखा जाए कि बहुत सारे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पर इमदाद पहुँचनी है और सारे वो मुख्तलिफ वेलफेयर्स हों, फाउंडेशन हों, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड की बात की जाए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के फ़ंड की बात की जाए, मुखय्यर हुज़ात जो खुद से कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो तमाम लोग एक ही इलाके में इमदाद ना भेज रहे, मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर उन इलाकों को टारगेट किया जाए जहाँ पर अभी तक एक्सेस मुयसर नहीं है या किसी तरीके से वहाँ पहुँचा जाए जहाँ पर इमदाद कम पहुँच रही है। तो ये क्लासीफाइड करना भी सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब चीज़ें, सब इमदाद एक ही जगह ना पहुँच जाए। बिल्कुल सही है। मतलब यह है कि हमारे एक लोगों को ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज अंदाज में चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सूरत में जो कुछ यानी इदारे हैं, अल-खिदमत की बात हम करें या अखुवत फाउंडेशन की बात करें, जिनका हमें पता है कि ये हर सूरत में पहुंचाते हैं, ईडी का बात करें वो वहाँ पहुँचे होते हैं। उसके साथ फ़ौज के कैंप लगे हुए हैं जगह जगह पे, आप उन लोगों को दे दें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके खुद जाके जमघटा करें, शोर मचाएं, वहाँ पे लोगों को गलत जगह पे इमदाद पहुँचा दें या ऐसी जगह पे आप चले जाएं जहाँ पे। और रोज़ साहब एक चीज़ मैं लाजमी इसका जिक्र करना चाहूँगा, फिर आप रन डाउन शुरू करें। एक नौसरबाज जो हैं वो भी काफ़ी सरगर्म हो गए हैं और वो अल-खिदमत फाउंडेशन या दीगर जितनी भी फाउंडेशन है उनकी यूनिफॉर्म पहन के वो इसी तरह पैसे बटोर रहे हैं, तो उनसे भी एहतियात करना होगा, उनके बारे में भी तहकीकात करनी होगी, तब जाके आपने पैसे देने, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं हमारी कोशिश है कि सैलाब ज़दगान के सूरत हाल के हवाले से, जहाँ तक बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया, हम आपको मुस्तनद खबरें पहुँचाते रहे। हरमीत ने जैसे कहा और हम लोगों ने जैसे बात की, इसको सुने और इस चीज़ का खास ख्याल रखें, मदद करें लेकिन आंखें भी खुली रखें। और तो आगे बढ़ते हैं, अपने रन डाउन की तरफ आज चलते हैं। आज की टॉप स्टोरी शेयर कर लेते हैं। आज की टॉप स्टोरी में ऑब्वियसली कल भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। रात गए परसों ये एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए कि अब फाइनली पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की एक किस्त जो है वो मंजूर हो चुकी है IMF की तरफ से मिलने के बाद। क्या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब जा सकती है, जबकि हम सैलाब की सी सूरत हाल में हैं? इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। और इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने सर शुरू में जिक्र किया नाशपाती के फल की, तो नाशपाती जैसा फल मौसमी है, बड़ा खूबसूरत सा, मीठा और लजीज सा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज आपको इसकी अफादियत के बारे में आज की टॉप स्टोरीज़ में बताएंगे। इसके अलावा अदाकार कर्नल रिटायर्ड औरंगज़ेब आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, आज के रनडाउन का हिस्सा है वो। इसके अलावा सर महंगाई की हरमीत ने शुरू में बात की, रनडाउन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, लीमू की बात करें, तो कीमतें किस तरह से ऊपर जा रही हैं। खुराक की किल्लत के साथ साथ खुराक की जो प्राइसेस हैं वो कितना आगे जा रही है और महंगाई उससे कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा सर वज़ीरिस्तान के मार्शल आर्ट माहिर हैं,
उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और हमेशा हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मौका देते हैं उन लोगों को जो टैलेंटेड होते हैं, और उसी में इसका ये एक सेगमेंट होता है जिसमें आपकी मुलाकात कराएंगे। अब चलते हैं सर अपनी डेली डोज की तरफ। कुछ इंटरेस्टिंग सी हमेशा ये सबसे लाइटर नोट का पार्ट होता है हमारे पूरे गुड मॉर्निंग पब्लिक और हम उसे काफ़ी इंजॉय करते हैं, बिकॉज हमने आपको स्ट्रेसफुल खबरें भी देनी होती हैं और आपको आगाह भी करना होता है। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसके लिए हमें हरमीत भी इस्लामाबाद से मुख्तलिफ और डिफरेंट नौयत की खबरें भेज रहे होते हैं, और कभी कभी अब्दुल से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें निकाल लेते हैं, कभी हम बड़ी कोशिश करते हैं। तो पहली खबर इसरा की ही है, इंटरेस्टिंग वन। सर 384 किलो वजनी कद्दू में सर, हलवा कद्दू होता है ये बेसिकली, लेकिन उसका साइज देखे ना, मतलब वो कितना बड़ा है ऑब्वियसली। लेकिन उसमें हुआ क्या, उसको पकाया नहीं, उसको खाया भी नहीं सर। उसमें सर 61 किलोमीटर सफर किया है किसने सर? एक शहरी ने। हाँ, पहले तो उसने अपने एक बाग में इसको उगाया, पहले तो उसने इतना वजनी अपने बाग में उगाया, सबसे पहली बात यह है। उसके बाद उसने उसकी कश्ती की तरह से उसका बनाया और उसको बैठ के उसमें उसे 61 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड होता है सर। आप शौक है लोगों के। वैसे रोज़ा आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें ज्यादा कद्दू उगाए जाते हैं, तो ज्यादा उसे जो है वो दूध के लिए या पानी के लिए कोई बर्तन सा बना दिया जाता है जिसमें पानी रखा जाता है या दूध रखा जाता है। हाँ। लेकिन ये देखे ना कि कश्ती बना ली भाई, ये बड़ी अमेजिंग सी चीज है, अमेजिंग सी स्टोरी है। किसी और देखिए ये सर रिकॉर्ड जब बनाना होता है ना, और रिकॉर्ड जब आपने बनाना होता है हरमीत, तो हम बहुत सारी खबरें जब इस नौयत की देते हैं तो वो साल इस चीज़ पर मेहनत करते हैं। मतलब आप सोचें कि इतनी बड़े साइज का कद्दू उगाने के लिए उसको पूरी मेहनत करनी पड़ी है, गार्डनिंग करनी पड़ी है, टाइम दिया, उसके बाद फिर जाकर ये सफर के मुताबिक एक कश्ती बनाई है। और 61 और ये भी बड़ा रिस्क है कि कद्दू में आप सफर करें, वो भी पानी में रहू सब किसी नीचे से कोई मगरमच्छ आके कद्दू को उसको पसंद हो वो खा जाए तो फिर तो दोनों गए ना सर। और वैसे भी ये मीठा होता है, तो हलवा कद्दू मीठा होता है बिल्कुल, जिसकी हरमीत बात कर रहे हैं। हलवा कद्दू वो वैसे हाँ, ये आप विजुअली भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो बैठा हुआ है बीच में कद्दू के। हमारे तो लोग मजाक में मतलब ये कह लो जी कद्दू में बैठ के सफर किया। हाँ, क्या किया कद्दू ने कद्दू में बैठ के सफर कर लिया। 384 किलोग्राम। एक तो सबसे पहले वजन देखो उसका कितना ज्यादा है। दो बंदे मिलके जो है ना वो उतना वजन बनता है जो 384 किलोग्राम, 2-3 बंदे मिलके। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए हाँ। जी, नोखा है काम, नोखा करेंगे तो रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बन गया जी। चलिए हम अगले रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। अब अगली खबर जो है वो भी बड़ी सैलाब ज़दगान से मुतल्लिका ही है। सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स जमा करने के लिए सर मीरा ने हमेशा मुख्तलिफ काम किए हैं, इस दफ़ा भी काफ़ी मुख्तलिफ काम कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही सही, परफॉर्मेंस ही देनी है ना। तो चलो वो आजकल फिल्में ज़रा कम कर रही हूँ, ड्रामे ज़रा कम कर रही हूँ, तो परफॉर्मेंस करके कुछ कमा लेते हैं। खैर न्यूयॉर्क में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आपने ये क्लिप सोशल मीडिया पे तो बहुत देखा होगा, हम भी जरा ऑन स्क्रीन आपको दिखा देते हैं। उन्होंने दी एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस, पिंक कलर का लहंगा पहन के, और फिर उनका मकसद जो था, मकसद बड़ा अच्छा था सर। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, फंड्स इकट्ठे करने हैं, तो मकसद बड़ा अच्छा था। लेकिन अब मैं क्या कहूँ सर, इस पे आप ही कमेंट कर दे। पता नहीं अब लोग इकट्ठे क्या सोच रहे होंगे मीरा की परफॉर्मेंस से मैच हो रहा है उनका लहंगा। चलो खैर बहरहाल मतलब उसमें कोशिश मीरा में एक चीज है रऊ साहब और सुहा, जब भी वो कभी मंजराम से गायब हो जाती है या फिल्म कैमरे मीडिया की कैमरे से दूर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे एक्टिविटीज में आ जाती है कि जानबूझकर या तो कुछ ऐसे इंग्लिश के कुछ 2-4 अल्फाज जो है वो उसका इस्तेमाल कर लेती है, या इस किस्म की परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं पुरानी फिल्मों में, अनारकली या इस किस्म की जितनी फिल्में आई हैं तो उस तरह हमें देखने को मिलती थी। तो आप ये देखिए कि हाँ पब्लिसिटी एग्जैक्टली, तो अपने आप को कैसे मीडिया में रखना है और सोशल मीडिया पे छाए रखना है, वो मीरा से कोई बेहतर नहीं जानता। इनको सब पता है। हाँ, चलो बहरहाल मतलब यह है कि कोशिश तो की और सैलाब ज़दगान के लिए कोशिश की, जितने भी पैसे इकट्ठे किए होंगे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, हर कोई अपने हर कोई जो कुछ उसको फन आता है उसी के मुताबिक ही कोशिश करता है ना। मीरा को यही आता है, उसने कहा चलो सर उसकी फैन फॉलोइंग देखें, आगे इतनी बड़ी तादाद में ऑडियंस देख नहीं रही थी उनको। सर मीरा को अच्छी इंग्लिश भी आती है सर। अच्छा इस फंड से कहाँ ही फंड इकट्ठे हो जाने थे। लेकिन चले हम मकसद देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें तो बिल्कुल नोबल कॉज के लिए उन्होंने ये डांस परफॉर्मेंस दी और फंड्स इकट्ठे भी किए। अब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपने बल से जो वो कर सकी उन्होंने ज़रूर किया, तो भी हम अप्रिशिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हरमीत इंजॉय करेगा उसकी अंग्रेजी का, कहते हैं वो जहाज़ में सफ़र कर रही थी तो एयर होस्टेस को उसने कहा कि आई नीड सम वेजिटेबल्स। अच्छा, तो उसने आगे से कहा आर यू ए वेजिटेरियन,
तो कहती है नो आई एम पाकिस्तानी। Oh my God! मुझे लगा होगा कहाँ होगा, आर यू नाइजेरियन? अच्छा चले जाओ ना, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अगली खबर की तरफ हमें चले जाना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा टैटू भी बन सकता है जो आपकी सेहत के बारे में आपको आगाह रखे, आपको इस तरह से कनेक्ट कर ले, सेहत की निगरानी करे। ये टैटू है, ये जनूबी कोरिया के एक साइंसदान है, उन्होंने बनाए हैं, जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इनको आप हार्ट बीट आपकी जो है वो उसके बारे में आपको आगाही दे सकते हैं। ईसीजी करने के लिए आपको इनके साथ कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत कमाल इन्वेंशन है भाई ये। सर इन्वेंशन भी है, और देखिए ये टैटूज जो लोग बनाते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है कि ऑलरेडी दे आर यूज्ड टू फॉर इट के वो टैटूज बनाते हैं, लेकिन अब ये टैटूज जो है उनकी सेहत की निगरानी भी करेंगे। दैट इज़ मोर गुड कि आपको कोई ना कोई इंडिकेशन हो रही है कि बुखार होने वाला है या खुदा ना खास्ता कोई अंदर आपकी चीज़ ऑलरेडी आपको नहीं पता होता। बाज़ वक़्त बीमारियाँ अंदर प्रिवेल कर रही होती हैं, लेकिन आपको तब पता लगता है हरमीत जब वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाती हैं। तो लड़कियों के लिए भी अच्छी बात है, लड़कों के लिए भी अच्छी बात है, अपनी अपने जिन्स के मुताबिक टैटूज बनाएं और अपनी सेहत की। हरमीत कभी शौक हुआ टैटू बनाने का? मुझे नहीं लगता सर। नहीं सर, वैसे देखे बहुत हैं और बनाते हुए दोस्तों को देखा है, लेकिन मेरे कभी शौक नहीं रहा है। और वैसे बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा आप हैरान होंगे कि पूरा फेस जो है उसको भी कवर कर दिया जाता है, और वो अजीब से शौक है और बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का है। माइक टाइसन ने किया हुआ है ना, अपने चेहरे के ऊपर भी बनवाया हुआ है माइक टाइसन ने। तो वो माइक टाइसन आपको याद होगा। बहरहाल ये है कि ये अब नया मतलब इसमें पहलू आ गया कि तितलियों की तरह, बटरफ्लाई की तरह आप अपने जिस्म के ऊपर टैटू बनवा लें और उसको कनेक्ट कर लें मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए, तो आपको वो जनाब सेहत के बारे में वो आपको आगाही मतलब अब एक वैलिड रीज़न आ गया ना बच्चों के पास अम्मा अब्बा को देने के लिए, भाई हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें टैटूज बनाने दें। बल्कि मुझे लगता है अब तो बच्चों ने अम्मा अब्बा को कन्विंस करना है हरमीत के अम्मा आप भी टैटू बनवा लें, ज़रा आपकी भी सेहत का ख्याल रखेंगे। अब्बा को भी अब आप कन्विंस करें कि आप भी टैटू बनवा लें। खैर चलिए, रीज़न मिल गया, आगे चलते हैं। और अगली खबर सर बड़ी अजीब सी है। जब्राल्टर को 180 साल बाद बरतानवी शहर तस्लीम कर लिया गया है। ये जो स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान में तनाज़ा है जब्राल्टर का। जब्राल्टर को सबसे पहले तो ये है कि इसको जबलुल तारिक बोला जाता था। जबलुल तारिक से ये बिगड़ के फिर जब्राल्टर बन गया। ये जबलुल तारिक वही है जो तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौजें उतारी थी और वहाँ से फिर स्पेन के ऊपर हमला किया था और स्पेन पे कब्जा कर लिया था मुसलमानों ने। बर्बर ट्राइब के लोग थे, तो ये जबलुल तारिक से ये जब्राल्टर बन गया। बहरहाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1713 की जंग के बाद बरतानिया के हवाले कर दिया था जब्राल्टर को स्पेन ने, और अभी हाल ही में ये वो कह रहे हैं कि हमारा ये जजीरा हमारे वापस कर दिया जाए। इस हवाले से बरतानिया जो है उसको अपना शहर तस्लीम कर लिया उन्होंने। तो दोनों के दरमियान तनाज़ा है। लेकिन बहरहाल 180 साल बाद, इतने साल गुजरने के बाद बरतानिया को भी ख्याल आया कि ये जी हमारा शहर है, हम इसको शहर तस्लीम करें। तो फाइनली उन्होंने मान ली है इस चीज़ को, एक्सेप्टेंस जो है वो हो गई। और वहाँ के लोग भी सर इस बात से काफ़ी खुश हैं, बिकॉज वो जो चाहते थे वही उसके मुताबिक ही है। वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं और जो भी वो लोग वहाँ पर जो काम करते हैं, ख़ासतौर पर सर जज़ीरा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और माशी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। सो ऑल दो तस्लीम करने के बाद दे आर हैप्पी नाउ एवर आफ्टर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे बहुत शदीद अपने बचपन में ना ये खबर याद थी कि उन दिनों में बहुत तेज चल रही थी खबर। हाँ। लेडी डियाना का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि ना कोई प्रिंसेस मर जाए तो आपको बिला वजह, आप छोटे बच्चे होते हैं, आपको ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से आपको बताएं कि सर 25वीं बरसी है, 25 साल गुजर गए। दोदी अल-फायद के साथ वो कार में सवार थी, दोदी अल-फायद के साथ वो कार में सवार थी और वो कार का एक्सीडेंट हो गया जो टनल मिलाती है इंग्लैंड और फ्रांस को। उसमें उनके पीछे पापराजी, ये जो फोटोग्राफर होते हैं जो तस्वीरें खींचते हैं, वो लगे हुए थे। उसमें ड्राइवर ने तेज़ गाड़ी चलाई और इनका इंतकाल हो गया। लेकिन बहरहाल लेडी डायना जब भी तारीख उनको याद करेगी, उनको एक ऐसे शख्स के तौर पे याद करेगी कि जो समाजी एक्टिविटीज़ में बहुत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। पाकिस्तान भी वो आई थी, उन्होंने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग में हिस्सा लिया था। बहुत ज़्यादा
कमाल की पुरकशिश खातून थी, वेरी अट्रैक्टिव, पर्सनैलिटी वाइज बहुत पर्सनैलिटी वाइज बड़ी शानदार थी। तो शादी उनकी हुई शरारा चार्ल्स से, लेकिन चार्ल्स से उनकी जो शादी है वो निभ ना सकी। दरमियान में कमिला पाकर आ गई और वो जो उन्होंने उनकी शादी को ख़राब किया शरारा चार्ल्स की ज़वाजी हवाले से, जो आप उनको कह लो कि एज अ शोहर ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने पूरे तरीके पे पूरी नहीं की। उसका बड़ा दुख था शायद इसको डायना को, और वो तमाम उम्र इसका गिला करती रही डायना को। हाँ, डायना को। बाद में हसनात, एक डॉक्टर हसनात थे जिनके साथ उनका इश्क कहना चाहिए शादी के बाद बहुत सामने आया था, और कहा जाता था कि शायद उनकी शादी हो जाए पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात से, लेकिन हसनात के जो वालिदैन हैं वो इस बात पे तैयार नहीं थे, उन्होंने एतराज़ किया। मतलब उनकी लाइफ फुल ऑफ रोलर कोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हैपनिंग उनकी जब वो अलाइव थी तो ऐसी हुई है जो कि आज भी याद की जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर उनका एक अरोमा देखा जाए, उनकी एक पर्सनालिटी देखी जाए तो बड़ी इंस्पिरेशनल थी, लोग बड़े मुतासिर होते थे उनकी ड्रेसिंग से और उनकी सेंस ऑफ आप देखिए अगर बीइंग अ प्रिंसेस जो भी उनको अरोमा सूट करता था वो उसे बेहतरीन तरीके से कैरी करती थी। तो हम उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करते हैं। ऑल दो हमारी डेली डोज आज की हो गए, अब हमने पॉलिटिकल खबरें शामिल करनी है डिटेल के साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ तकरीबन डॉलर्स का कर्ज़ा जो है वो उसकी मंजूरी मिल गई, और एक हफ़्ते के अंदर ये कहते हैं कि कर्ज़ा मिल भी जाएगा। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म गोल है जो पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है? अगर ये शॉर्ट टर्म गोल है तो फिर और इसके साथ क्या इक़दाम होने चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पे खड़ा हो सके? उसकी वजह यह है कि ये कर्ज़ है, ये नहीं है कि वापस नहीं करना, और इसके अलावा और बहुत सा कर्ज़ ऐसा है जो पाकिस्तान ने अगले 1 साल के अंदर वापस करना है। उसको रीशेड्यूलिंग की बात भी हो रही है, लेकिन शकील लामे साहब से चल के बात करते हैं और क्या क्या करना होगा। IMF ने कुछ शराइत भी रखी हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा है कि अमल दरामद आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अपनी मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो शकील लामे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले यही बताइए कि ये तो शॉर्ट टर्म हमें समझ में आता है कि अगर देखा जाए तो 1.17 करोड़ डॉलर से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर से कुछ मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान को? देखिए रऊफ साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये हमारा अभी शॉर्ट टर्म है। मगर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी थी कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने ये शर्त रखी हुई थी कि जी अगर आप हमसे यानी कि फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में तो आपको पहले IMF को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस लिहाज से ये बहुत अहम था। मगर हम ये देखें कि ये क्या है कि हमारी मईशत के लिए कितना यानी कि ये काफ़ी होगा कि नहीं। हमें नेक्स्ट ईयर में कम से कम 39 बिलियन US डॉलर मज़ीद अरेंज करने हैं जो कि हमें कर्ज को और उसके इंटरेस्ट की मद में मुख्तलिफ जगहों पे पे करने हैं, यानी कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर को अगर हम साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने मौजूद है। फिर इस चैलेंज को अगर हम देखें तो एक और चीज़ ने भी जो फ्लड आए हैं पाकिस्तान में, इन्होंने मज़ीद इसको कम पचीदा कर दिया है। आप देखेंगे यानी कि 1/3 जो ऑफ कंट्री का हम बात कर रहे हैं को पानी के नीचे आ गया है। हमारे 33 मिलियन लोग जो है कि वो इस पे हो रहे हैं, पानी से अफेक्टेड हुए हैं। अभी सिर्फ हमने जब देख रहे थे को KPK का मैं देख रहा था और बता रहे थे कि सिर्फ उनको रोड रिहेबिलिटेट करने के लिए 3 से 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपया चाहिए। अगर कंप्लीट उन्होंने उसको सही करना है तो 16 बिलियन चाहिए। जो सिर्फ एक सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप बलूचिस्तान की बात करेंगे तो आपको पैसे और बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसको अगर हम देखें तो क्या कहते हैं कि पंजाब में भी यही इशू है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमें एक चीज़ पे हमें ध्यान देने के लिए कहती हैं, वो ये है कि हमें अपने प्रोडक्टिव रिसोर्स को अब बढ़ाना है। जब तक अपनी इनकम जनरेशन के किस्से में कोई हम ज़राए पैदा नहीं करते तो ये पॉलिसी हमारे किसी काम की नहीं आएगी। अभी हम किस पे चल रहे थे, टैक्स लगा दो या बचत कर लो, तो इसकी लिमिटेशन है। टैक्स तो उसी पे लगेगा ना अगर लोग कमा रहे होंगे, कमाएंगे तब भी ना लोग, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ध्यान था वो इस तरफ नहीं है। अभी भी देखें आपको बातें बहुत नजर आएंगी PTI की तरह, PTI भी ये बातें बहुत करते रहे। अभी भी गवर्नमेंट को हम देखें तो बातें बहुत नजर आएंगी,
देखो इमीडिएटली इस गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि आते ही जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम बात कर रहे थे जिसमें इंडस्ट्री आनी थी, और लोगों ने ऑलरेडी चाइना से काफी इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रीज ने वहां कहा हुआ कि हम लगाने के लिए तैयार हैं, उसको एक्टिवेट कर दे। इन्होंने क्या अक्लमंदी दिखाई, इन्होंने आते सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। हालांकि सीपैक अथॉरिटी बहुत जरूरी थी हमें सीपैक के काम को आगे लेके चलने के लिए। दूसरी चीज यह है कि एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का कुछ अर्से तक तो हमें उसके जो नुकसानात का पता ही नहीं चलना कि हुए क्या है। मतलब जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एकड़ जो है क्रॉप्स की या आर्चर्ड जिसको बाग कहते हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। अब वो जब वो इम्पैक्ट हुए तो इसका मतलब है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें मजीद रिसोर्स चाहिए होगा। मगर कुल मिला के बात यही इसी पे आती है कि अगर हम अब भी चाहते हैं कि हम एक यानी कि राइट से चलें तो हमें अपने पैदावारी ज़राए को बढ़ाना है और अपने इनकम सोर्सेज को ज़रा बढ़ाना है, जिसमें अभी हमारे पास जो कि अवेलेबल ऑप्शन है वो है स्टील मिल। अब देखिए पाकिस्तान में स्टील में लोग नई मिलें लेके आ रहे हैं और हम अगली जो हमारे पास मौजूद है हम उसको बेच रहे हैं, हम कहते हैं जी वो लॉस है। देखिए जो कि कोई भी मुल्क होता है अक्लमंद, वो हमेशा अपना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमेशा बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है कि जो मुल्क जो होता है कि अपने लोगों पे खर्च करता है। मतलब मैं आपको चीन की मिसाल देता हूँ, इस साल वो दुनिया यानी कि उनका जो जीडीपी था लास्ट ईयर वो 18.1 ट्रिलियन था, उसमें 32% जो था उनकी नेशनल इंटरप्राइजेस से था। ये क्या उनका फर्क डालता है, जब कोविड आया था तो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मगर उसमें पैसा नहीं था, उसको डॉलर प्रिंट करने पड़े थे। चाइना का ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि उसकी गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ था। हम स्टील मिल पे जा सकते हैं, हम इस दूसरी जो हमारी लॉस मेकिंग हमें एंटिटीज बनाई हुई है। अब एक चीज बताइए रऊफ साहब, आपने सारे में माशाल्लाह इसमें रहे हैं, कोई बिजनेसमैन दुनिया का क्या वो एक ऐसी चीज खरीदना चाहेगा कि जिससे कभी फायदा ना हो? अगर स्टील मिल नुकसान में है या नुकसान में ही रहनी है तो लोग क्यों हर बिजनेसमैन आपके पीछे पड़े हुए कि हमें बेच दो हमें बेच दो। यही चीज है कि जो हमें दे सकती है कुशन अगर हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्स पे जाएं। जी हरमीत। अच्छा शकील रामेद साहब, हमने देखा कि डॉलर जो है कुछ दिन कबल जो है वो उसकी प्राइस में रुपए की कदर जो है वो मजबूत होती गई और डॉलर की प्राइस जो गिरती गई। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि कल भी जो है एक बहुत बड़ा गैप आया और रुपया जो है मुस्तहकम होने लगा। आपको लगता है कि अगर IMF का ये पैकेज जैसे हमें मिलता है तो क्या डॉलर जिस तरह उसने उड़ान भरी है दोबारा वापसी 200 से ये कम हो जाएगा? ये क्या मुस्तकिल तौर पर इसी तरह रहेगा, ये इसी तरह मामलात होते रहेंगे डॉलर के? देखिए उम्मीद तो यही की जा सकती है कि डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि पहले भी हम देखा था जब बात अभी जो भी अभी नीचे आएगा, जो हमारी प्रेडिक्शन है मुख्तलिफ यानी कि इकोनॉमिस्ट भी बात कर रहे हैं, हो सकता है 190 के दरमियान तक ये कि नीचे तक आ जाए। मगर यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। हमने IMF से किया हुआ था माहदा कि हम डॉलर की कीमत के तयन करने के लिए मार्केट फोर्सेस को करेंगे। आज बिल्कुल आप मार्केट फोर्सेस की आप रहमो करम पे छोड़ देते हैं डॉलर को, तो वहाँ स्पेकुलेशन यानी कि जो सट्टेबाजी या इस तरह जो लोग स्पेकुलेट करते हैं अच्छा इस पे इतना पैसा कमाया जा सकता है, वो डॉलर की कीमत को बढ़ा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कमिट किया वो कोई एक्शन नहीं लेती। इस तरह ये हुआ पाकिस्तान के साथ, जो कि पहले भी था। जो सट्टे की मार्केट थी जिसको हम स्पेकुलेशन मार्केट कहते हैं, उन्होंने डॉलर को अननेसेसरली उसकी कीमत बढ़ा दी। तो इससे हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हमें देखें मार्केट फोर्सेस को रखें, मगर जो गवर्नमेंट का भी साथ साथ कंट्रोल होना चाहिए। हमें एक मिक्स की ज़रूरत है कि ना कि सागदार की तरह बिल्कुल ही डॉलर को हम कहें जी हमने इसको 1 इंच नहीं बढ़ने देना, ना हमें इसको मार्केट के रहमो करम पे छोड़ना है। हमें मार्केट फोर्सेस को एनालाइज करके हमें एक लिमिट तक उसको जाने देना चाहिए। उससे अगेंस्ट देखें, अगर ये वाकई डॉलर महंगा हो रहा होता तो ये यकदम नीचे क्यों आ गया? स्पेकुलेशन थी जिसने यकदम बढ़ा दिया और यकदम नीचे आ गया। कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा बना लिया, कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा खो दिया और एज ए होल स्टेट ने इसको लूज किया। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जिसमें हम ओपन मार्केट भी रखें, साथ साथ गवर्नमेंट का स्ट्रांग हाथ भी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही यानी कि मादर पितर आजाद मार्केट ना हो जाए कि जो जब दिल किया तो आसमान पे लेके जब दिल किया नीचे गिरा दिया। कि जिस तरह अभी हम देखा जब तक हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जी उसी तरह लोगों ने किया, यकदम शेयर जिस तरह बढ़ा देते हैं यकदम नीचे फेंक देते हैं। कुछ लोग बहुत सा पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत सा पैसा ज़ाया कर देते हैं। हमें स्ट्रांग उम्मीद यही है कि डॉलर नीचे आएगा, मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि सट्टे वाले या स्पेकुलेशन मार्केट कितनी स्ट्रांग है।
अगर वो अच्छा अभी तक शकील स्ट्रांग साहब, है, एक और गवर्नमेंट सवाल जो आपसे मैं करना चाहूंगा, इस वक्त महंगाई उरूज पर है, आपने देखा हर चीज की प्राइस उरूज पर है और आम आदमी बड़ा ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मेरे जैसा, आपकी जैसा, जितने भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है चीजें महंगी हो रही हैं। अब ये पैकेज आने के बाद कोई मेरे जैसे एक आम आदमी की लाइफ पर कितना असर पड़ेगा सर? या महंगाई जो है, या हमें बिजली की या गैस की कीमतें और मजीद बढ़ानी होगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो नुकसान और भी आम आदमी का होगा सर? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये जो हमारी महंगाई, एक तो हम डॉलर को कहते थे वो जस्टिफाइड थी क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते थे और उस पर क्या कहते हैं बिजली बनाते थे, तो उससे में महंगाई नज़र आती थी। मगर इसमें और फैक्टर्स भी हैं। अब देखें, गवर्नमेंट जो है कि अपना शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एनर्जी की प्राइसेस से फूड की प्राइसेस पे भी आते हैं। एनर्जी में इस साल उनको पे करने के लिए मोर देन आई थिंक 125 बिलियन चाहिए, जो उन्होंने डिफरेंट किस्म के लोगों को पे बैक करना है एनर्जी के सेक्टर में, कि जो एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है, मगर उनके पास वो पैसे नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर उनको एफबीआर ने जो अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, वो भी बिजली के बिल में पैसा डलवा देते हैं। अब देखें, ये तो बिल्कुल ज्यादती ये हो रही है कि बिजली के बिल में क्यों पैसा आ रहा है। एफबीआर को अपने ओन मैकेनिज्म चाहिए थे जो क्रिएट करता या गवर्नमेंट का, जिससे वो टैक्स ले सकें। उन्होंने बिजली के बिल में फिर नुकसान क्या होता है, लोग बिजली चोरी भी करते हैं, जो हम कहते हैं लाइन लाइसेंस है हमारे 7 to 18% जिसपे लोग जाते हैं। तो इस वजह से जो लोगों की देखें, एक तो बिजली की जो पैदावार जो होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं हम कितना बिल पे करें, अभी इस साल इस महीने जो हुआ है कितने आपको नजर आए। एक तो ये है कि वहाँ रॉन्ग पॉलिसी की वजह से हमें एक यानी कि नजर आता है कि ज़्यादा हो रहा है, और टैक्स हमने बढ़ाने हमने IMF से किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, टैक्स हम बढ़ाएंगे। दूसरा चीज़, जहाँ फूड की प्राइसेस की बात कर रहे थे, तो हमें एक्सपेक्ट था कि फूड की प्राइसेस कुछ नीचे आएंगी डॉलर मुस्तकम होने से, या इस तरह एक्सपेक्ट था कि कुछ फसल अच्छी होगी। मगर जो अभी फ्लड आया है, जिसकी वजह से हमारी फूड की सप्लाई और जो फूड के ज़खायर थे वो भी, और क्रॉप्स भी, दोनों में इम्पेक्ट हो गई हैं। यानी कुछ जगह तो बिल्कुल ही वॉश आउट होगी ना क्रॉप्स आपकी। जब वो वॉश आउट है, इसका मतलब यह है कि आपकी फूड की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ देखें स्पेकुलेशन मार्केट, फिर यहाँ अभी ज़खीरा अंदोज आ गए। प्याज जो मैं आपको बताता हूँ कि एक हफ्ता पहले जो 70 रुपए का था, इसमें हफ्ते में लेके आए 300 रुपए पर केजी। यानी एक तो हम भी बड़े अच्छे हैं ना, यानी कि थोड़ा सा बढ़ता है हम उसको सामान पे ले जाते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है अभी प्राइसेस जो है कि वो नीचे नहीं आएंगी। अगर हम इसको बात करते हैं कि जो हमें अभी गंदम हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम चाहे सोच रहे हैं कि हम रशिया से ले लेंगे, अभी शायद हमें एक स्पेशल विंडो मिल जाए क्योंकि उन पर सेक्शन लगी हुई है, हम अभी स्लैब की वजह से हमें स्पेशल विंडो मिल जाएगी। मगर वहाँ से लाना फिर आपकी कीमत बढ़ जाएगी कि लोकल की कीमत कम थी और इंपोर्ट की ज़्यादा थी। इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल कहता है गवर्नमेंट के पास कोई यानी कि ऐसा ये विंडो नहीं है कि जहाँ से वो गुप्पी पे लोगों को बड़ा रिलीफ दे सके। ऑन टॉप ऑफ दैट, अच्छा ये फरमाइए की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अब इनको सम्मति नजर नहीं आ रही। वो हब्बड़ दब्बड़, जिसको पंजाबी के ना हब्बड़ दब्बड़ में लगे हुए हैं, बहुत आनियां जानियां बहुत हैं और सही पॉलिसी गाइडलाइन हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है शकील साहब, थैंक यू फॉर योर काइंड रिव्यूज़। लेकिन सर स्ट्रैटेजी जिसकी कमी है शदीद, अगर ये केस आ भी गई है जो IMF की तरफ से आ रही है, सैलाबी सूरत हाल है, तो प्राइसेस जहाँ पर आप 70-80 से डायरेक्ट 300 की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो चीज़ें मजीद ख़राब हो जाएंगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और सर, हमने जिस चीज़ से प्रोग्राम का आगाज़ किया था, बीच में भी हमने कई दफ़ा इसकी बात की, और अगर अब हम आफ्टर ब्रेक बात करें तो हम महंगाई की बात कर रहे हैं। एक तो वो मसनूई महंगाई जो कि क़िल्लत की वजह से देखा जा रहा है कि पैदा हो रही है, लेकिन बढ़ती कीमतें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे हरमीत ने शुरू में कहा कि 80 से 60 किलो हम प्याज देख रहे थे कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं दो प्राइसेस के दरमियान, लेकिन अब तो 300 से 400 से ऊपर जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद अब सूरत हाल क्या है, किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो आम शहरी आम आवाम दे रहे हैं, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, पहले कराची का रुख कर लेते हैं। पहले हम पिंडी भटिया चलते हैं। चले पिंडी भटिया चलते हैं, वहाँ पर हमारे पास तलहा मखदूम नहीं, मौजूद। पिंडी भटिया से हमारे साथ हैं तलहा मखदूम। पिंडी भटिया से हम अजहर हुसैन हैं। अच्छा जी, अजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हमारे तरफ थोड़े से मिक्स हो गए थे कि कौन कहाँ पर मौजूद है, लेकिन चले हमें पता लग गया। उनके पास चलते हैं और जाके पूछते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो अवाम है वो किस तरह का रिएक्शन दे रही है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आने वाली शदीद बारिशों और सैलाब से जहाँ दीगर मामूलाते ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, तो वहीं पर महंगाई का जिन भी बेकाबू हो चुका है। पिंडी भटिया में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने सिंध और बलोचिस्तान में
सैलाब का बहाना बनाकर सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। सिर्फ प्याज की अगर बात करें तो प्याज जो है वो एक हफ्ता कबल 80 रुपये, जबकि आज 280 रुपये से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां और फल भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो अपनी मनमानी करने में, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपील की है कि ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करके इन नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ठोस इक़दाम किए जाएँ और ताकि महंगाई में कमी हो और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। बहुत महंगाई मतलब ज़्यादा अज़हर हुसैन बता रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया है वहाँ पे पिंडी भटिया में भी सूरत हाल ख़राब है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों की जो एक्सेस है मार्केट पे, जो यानी जितना कोई शहर करीब है उतना ज़्यादा उसकी कीमत में कमी मतलब है कीमत में, लेकिन अगर कोई शहर बहुत दूर है, जैसे लाहौर की मैं बात करूं तो लाहौर में कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं 2-3 दिन पहले गया तो टमाटर जो है वो तकरीबन 450 रुपये किलो मिल रहा था और प्याज जो है वो 240 रुपये था। अभी थोड़ी देर पहले हरमीत भी हमें बता रहे थे। हरमीत, आपके इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है? बिल्कुल रोहू साहब, क्योंकि रावलपिंडी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ से सप्लाई होती है मुख्तलिफ मंडियों तक, और यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि जो शहर दूर हैं, जो इलाके दूर हैं, वहाँ महंगाई ज़्यादा है। तो रावलपिंडी में प्राइस आप देखें कि टमाटर की प्राइस जो मैं कल की बात करूँ, कल 250 था, लेकिन आज जो मंडी की प्राइस अभी हमारे पास जो प्राइस लिस्ट आई है उसमें 280 मंडी की प्राइस है। जो दुकान में आएगी ये टमाटर की प्राइस पहुंचेगी तो फिर इसकी कीमत 300 से ज़ायद हो जाएगी। इसी तरह जो है आलू की प्राइस जो है वो भी इसी तरह बढ़ती जा रही है। प्याज आज और महंगा हो जाएगा। तो आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की मैं अगर बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियां कदरे बेहतर होती हैं, उसकी प्राइस चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो सब्जियां हों, वहाँ पे हम देखते हैं कि चीज़ें ज़्यादा हमें सस्ती, क्योंकि बहुत सारे टमाटर जो हैं दीर के इलाके से, बहुत ज़्यादा टमाटर और स्वाद के इलाके से वहाँ पे सड़कों के किनारे उन्होंने रखे होते हैं। इसी तरह प्याज जो है वो भी इन इलाकों से आता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सैलाबी जिस तरह सैलाब आया हुआ है, मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ पर टमाटर और प्याज और आलू उगता था वो ऑलरेडी सैलाब की नज़र हो चुका है, तो इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ी है। और दूसरी बात, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ी है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है 2 गुना 3 गुना दुकानदार जो और ज़्यादा महंगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुदरती आफत है एक सैलाब सर, उसकी सूरत हाल में किल्लत पैदा होना या प्राइसेस बढ़ना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो ठीक है, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो है स्ट्रैटेजी। ज़िले इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया की बात की जाए, वफाकी की बात की जाए, तो अगर स्ट्रैटेजी लॉन्च की जाएगी तो ही इसे कैटर किया जा सकता है। अगले शहर का रुख कर लेते हैं सर, कराची की तरफ चलते हैं। तलहा मखदूम वहाँ पे मौजूद होंगे, ज़रा कराची के बारे में देखते हैं। वहाँ सिंध से सब्जी नहीं पहुँच पा रही तो वहाँ सूरत हाल क्या है? जी तलहा। बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद और सैलाब के बाद जो मुतासर इलाके हैं वहाँ तो तबाही के मनाजिर देखने को मिलते हैं, लेकिन तबाही के मनाजिर एक दूसरी जानिब भी हैं जो कि कीमतों में जो है वो देखा जा रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में देखा जा रहा है। खुसूसन अगर हम बात करें सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों की कीमतों को जो है वो पर लगे हुए हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज जो है वो इस वक्त जो है वो 200 से 250 रुपये किलो तक जो है वो फ़ी किलो भेजी जा रही है। आलू की बात करें तो जो गुज़िश्ता दिनों 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा था, लेकिन आलू की कीमत अब दोबारा से नीचे आई है। बताया जा रहा है आला दर्जे का जो आलू है वो जो तकरीबन 70 से 80 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 50 से 55 रुपये दोयम दर्जे का जो है आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से धनिए की बात करें, जो सबसे कम जो धनिया मुख्तलिफ दुकानों पर जो है वो मुफ्त जो है वो फराम कर दिया जाता था, उसकी धनिए की कीमत भी जो है वो 60 रुपये गड्डी तक जो है पहुँची थी, जो कि अब जो है वो कम होकर 30 रुपये फ़ी गड्डी। अगर गड्डी की हम आपको कंडीशन दिखाएं तो वो ये गड्डी है जो कि इस वक्त 30 रुपये की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से भिंडी है, तकरीबन 250 रुपये किलो जो है वो भिंडी बिक रही है। इसके अलावा जो अगर हम टमाटर की बात करें, जो टमाटर 400 रुपये किलो तक जा पहुंचा था, अब दोबारा टमाटर जो है वो 250 रुपये किलो तक जो है वो आ गया है। अगर आला दर्जे की टमाटर की बात करें तो तकरीबन 330 रुपये से 350 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसकी जो है वो 200 रुपये से कम की कीमत हो। वजह यह है, यही बताई जा रही है कि सैलाब से मुतासर होने वाली जो फसलें हैं उसके बाद जो है वो सब्ज़ियाँ कराची की तरफ जो है वो कम आ रही हैं, अंदरूनी सिंध से आती हैं। अंदरूनी सिंध से ना आने की वजह से जो माल शॉर्ट है, उसके अलावा जो जिन तकलीफ़ों का सामना करके सब्ज़ी यहाँ तक आ रही है उसके अखराजात बढ़ रहे हैं, जिसके बाइस कीमतों को जो है पर लगे हुए हैं। जो हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का कहना है कि जो
सब्जी खाने वाले लोग हैं, गोश्त तो उनकी जो है वो दस्तरस से बाहर हो ही चुका है। उसके बाद जो सब्जियों पे जो है वो दारोमदार था, सब्जी जो है वो के रेट ऐसे हो गए हैं कि एक आम आदमी के लिए ठीक जी है थैंक यू। बिल्कुल जैसे ये बता रहे थे, कराची में भी आलू कंपैरेटिवली कराची में सस्ता है, वो मैं हैरान हो रहा था, मतलब उसको देख के ऊपर जाके कीमत नीचे आई है। टमाटर भी जो मुझे लाहौर के मुकाबले में नज़र आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अब ये उम्मीद की जाती है जो अफ़गानिस्तान से और ईरान से मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर टेंडर खोल दिए जाएंगे और उस बुनियाद के ऊपर ये होगा कि वहाँ से सब्जियां आने लगेंगी तो प्राइस थोड़ी सी शायद नीचे आ जाएगी। बड़ी बहस चली हुई है, हिंदुस्तान से हमें तजारत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम समझते हैं कि जो भी हुकूमत मौक़िफ़ लेगी वही सही होगा और हमारे लिए बेहतर होगा, आम आवाम के लिए बेहतर होगा। हाँ, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जुड़े हुए हैं इस बुनियाद के ऊपर कि कश्मीर का फैसला क्या होता है, या जो अक़लियतें हैं मुसलमान हैं उनके साथ हिंदुस्तान में क्या सलूक हो रहा है उसके साथ, मतलब उसको छोड़ के तो तजारत की सिर्फ बात नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल चलते हैं मुल्तान में शायद इमरान क्या कहते हैं, फिर हरमीत से मैं पूछूंगा कि ये इनका क्या ख्याल है कि तजारत खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। तो लेकिन पहले शायद इमरान की तरफ चलते हैं मुल्तान की वजह से सब्जियों की काश्त जो है वो शदीद मुतासर हुई है, जिसके बाद जो है सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। अगर रेट्स की अगर बात करें तो टमाटर जो है वो 240 से 280 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है लहसुन और अदरक जो है वो 400 रुपए किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू की अगर बात करें तो वो भी 150 रुपए किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, सब्ज़ी बहुत महंगी हुई पड़ी है, कहते हैं सैलाब की वजह से ये महंगी है। टमाटर है 250 रुपये किलो हुआ पड़ा है, और अगर प्याज लें तो प्याज अच्छी क्वालिटी का 300 रुपये किलो तक है, वरना 250, वो भी क्वालिटी सही नहीं है उसकी। इसी तरह लहसुन अदरक हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। गर्ज़ के जो सस्ती होती थी पालक, वो भी हमारी पहुँच से दूर हुई पड़ी है, वो भी तकरीबन 100-120 तक पहुँच गई है। तो हम ख़रीदने से कासिर हैं, लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इन सब्ज़ियों के रेट्स पर तवज्जो दें। शहरी की आपने बात सुनी, अगर बात करें दुकानदारों की, दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें पीछे से मंडी से सब्जियां महंगे दामों मिलती हैं और वो उसी हिसाब से सब्जियां बेचने पर मजबूर हैं। अगर बात करें तो थोम की, लहसुन जो है वो 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है वो भी 400 रुपये किलो, और लीमू जो है वो भी 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। बात करें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तो वो कहीं नज़र नहीं आते। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो बेबस नज़र आती है, हर दुकान पर जो है मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। शहरी जो है सख्त नाला है हुकूमत से। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए। ज़िलाई इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए कि वो सब्जियों के रेट पर जो है वो खसूसी तवज्जो दे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करे, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ताकि शहरी जो है जो महंगाई के पीछे अवाम है उनको कुछ हद तक जो है वो महंगाई से पिछले अवाम जो है उनको कोई रिलीफ मिले। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऊपर भी हुकूमत है। लोगों का गिला हुकूमत से है कि वो हुकूमत मौसर इकदाम नहीं कर रही। जैसे मैंने पहले कहा कि इकदाम के लिए ये है कि दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ेंगी, दूसरे मुल्कों से मंगवाने में कुछ कीमत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है, मतलब जो लोकल मार्केट की, हाँ वो एक्सपेंसेस बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है, हिंदुस्तान से करनी चाहिए तजारत? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमको सूरत हाल अगर देखें ओवरऑल हरमीत, तो हम मेरे ख्याल से हमें देखना है कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है। हाँ, हर चीज़ को पसे पुश्त हम नहीं रख सकते, उनकी सर बहुत सारी इश्तियाल अंगेजियों को पसे पुश्त नहीं रख सकते, और अक़लियती बरादरी के साथ जो सलूक उनका हमेशा रवा रहा है उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या अजीज़ है, हमारी आवाम सर, हुक्मरानों के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। बहुत अच्छी बात आपने की सोहा। और राउफ साहब, अगर हम देखें इजराइल को देखें तो तुर्की, ईरान के अलावा माज़रत सऊदी अरब और बड़े बड़े ममालिक अगर तिजारत कर सकते हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 70 साल से हम ये इस मुकदमा जो है कश्मीर का लड़ रहे हैं और उसके लिए हर प्लेटफार्म पर हमने आवाज़ उठाई और उसके लिए प्लेटफार्म हैं। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं, वहाँ पे जितने सिख यात्री आए और जिनसे मेरी बात हुई गुज़िश्ता ये महीने की बात है कि एक शख्स से मैंने पूछा कि वहाँ के आलू प्राइस और टमाटर की प्राइस क्या है, तो यकीन माने इतनी सस्ती सब्जियां वहाँ पे हैं कि मैं खुद हैरान हो गया कि 100 रुपए में आप बाकी सारी चीज़ें, प्याज, टमाटर, आलू, ये आप 100 रुपए में वहाँ पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए धनिया जो है वहाँ पे 5 और 6 रुपए का मिल रहा है। तो अगर ट्रेड शुरू हो जाता है, सबसे पहली हमारी आवाम है
हमारी आवाम पेश रही है। तो सोहा ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरे ख्याल में कम से कम ट्रेड पे इस तरह सख्ती नहीं होनी चाहिए जो हमने या उन्होंने अरमीत आप ठीक कह रहे हैं, हमारा टारगेट हमारी आवाम होनी चाहिए, उसका रिलीफ होना चाहिए, तो हुकूमत को भी यही सोचना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं कर्नल रिटायर्ड औरंगजेब मिर्ज़ा साहब से। बड़ी डैशिंग किस्म की पर्सनैलिटी नज़र आ रही हैं। फ़ौज में भी बड़े फिट रहे होंगे, लेकिन फ़ौज के बाद ये फिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। अपनी शौक की वजह से सर, अपनी शौक की वजह से। नहीं जी, शौक की वजह से नहीं, प्रोफेशन आपको फिट कर देता है। अच्छा, तो ये सबसे पहले बताइए, एक ऐसे प्रोफेशन से जो मतलब आर्मी के अंदर है जी, वहाँ से अदाकारी तक का मतलब क्या शुरू से जरासीम थे या आपने बहुत बाद में सोचा कि नहीं मेरे ख्याल में एक्टिंग मेरे लिए ज़्यादा बेहतर फील्ड है? फौज जो है ना जी, वो इस तरह के जरासीम ख़त्म कर देती है, तो इसलिए नहीं, इस तरह का सच नहीं था कि आई वुड जॉइन द मीडिया। ये तो रिटायरमेंट के तो तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद आई स्टार्टेड मीडिया। आई टुक रिटायरमेंट इन 2012। ठीक है। और मैंने मॉडलिंग एक्टिंग स्टार्ट किया 2019 में। अच्छा जी जी, तो बिल्कुल कोई इस तरह का सोचा नहीं हुआ था। बट देन अगेन व्हेन यू नो, आप ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ, एंड मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आर्मी से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान आर्मी से बेहतर कोई आर्मी नहीं है। सो ऑब्वियसली दैट प्रोफेशन वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव। बट अब हर अच्छी चीज़ जो है उसने ख़त्म तो होना है। सो इसीलिए लाइक व्हेन आई रिटायर्ड, तो अब आई हैड टू डू समथिंग। सो हम लोग खैर पहले बाहर चले गए हुए थे, वी स्टेड इन इंग्लैंड फॉर लाइक अबाउट 4 years। लेकिन वो अपनी कौम की मोहब्बत और मेरे वालिद की मोहब्बत और फैमिली, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका दिल हो वही आपका घर है, तो दिल पाकिस्तान में ही था। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, हरमीत को हम ये कह रहे थे, हरमीत आपका दिल वही लगता है जहाँ पे आप बेसिकली आपका दिल होता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो, इंग्लैंड हो या कहीं भी हो। लेकिन हुब्बुल वतनी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो आपको कहीं से भी खींच के वापस ले आती है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन नाउ, तो अभी ऐसा है कि वो आपका स्पेसिफिक प्रोफेशन मतलब एक्सीडेंटल कह सकते हैं आप, कैसे रैंडमली आपने सोचा कि चले कोई ऐसा काम कर रहे थे, बिकॉज रिटायर्ड तो अब हो गए हैं, तो कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, थोड़ा डिफरेंट भी हो, बिकॉज इंटायरली हम कनेक्ट नहीं कर पाते ना उस पर्सनैलिटी को जो कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द आर्मी आपकी होती है। और उसके बाद फिर अगर आप शो बिजनेस की बात करें, तो ये कैसे हुआ, हाउ यू स्टार्टेड, वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह आप माशाल्लाह से करी हैं, एंकर आप हैं माशाल्लाह से, सो व्हेनेवर यू गाइस रिटायर, so you would want to do something totally different, because आप एक चीज़ जो करते रहें for a particular period of time, then you want to do something different with your life, and you know you want to experiment with yourself. So I think it was more of an experimentation that I thought कि 20 साल एक जगह सर्व किया, एक पर्टिकुलर तरीके से सर्व किया है, तो अभी कुछ डिफरेंट करना चाहिए, एंड 180 डिग्रीज डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास भी एक और एक्टर है, हरमीत भी बहुत बड़े एक्टर हैं, और हरमीत बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज कर चुके हैं, फिल्म्स में हैं आजकल, यहाँ से छुट्टी लेके शूट पे चले जाते हैं और हम फिर इनको मिस करते हैं। हरमीत को तो मैंने देखा भी है, एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑलरेडी। आपका माशाल्लाह से आई सॉ, बिल्कुल जी, फैन फॉलोइंग में बिल्कुल ये फैन एडेड है जी हरमीत। बहुत शुक्रिया औरंगजेब, बहुत अच्छी पर्सनालिटी रूह साहब ने जिस तरह फरमाया। और वैसे हमारे बड़े अच्छे दोस्त कासिम जो कर्नल साहब अब वो भी रिटायर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अल्फा ब्राउ चार्ली का एक मशहूर किरदार उन्होंने भी किया था। तो हमारी फौज में आप से ये जानना चाहूंगा कि एक्टिंग की तरफ आप आए, फौज में भी आप रहे, तो सबसे मुश्किल काम आपको सर क्या लगता है, फौज में रहना या अब एक्टिंग करना? सबसे मुश्किल ये सवाल है सबसे मुश्किल ये सवाल आई एग्री। वैसे ये सवाल मुश्किल है, लेकिन ये कि हर काम मुश्किल है और हर काम बहुत आसान है करने से पहले तक। हाँ जी नहीं, अगर आप अपनी डेडिकेशन के साथ करेंगे, कन्विक्शन के साथ करेंगे, तो हर काम आसान है। और लेकिन ये कि अगर आप मेहनत लगाते हैं तो मेहनत में फिर एफर्ट तो लगानी पड़ती है और मुश्किल तो होती है। अबाउट एक्टिंग, तो हरमीत आप भी जानते हैं सर, आप तो बहुत एनालिसिस सर का मूवी से बहुत अच्छा एनालिसिस है सर, मूवीज बहुत देखते हैं और अच्छी हॉलीवुड मूवीज, तो एक्टिंग स्किल्स का उन्हें बड़ा पता है। बट इट्स नॉट एज इजी एज पाई। एक्टिंग करना इज समथिंग लाइक यू पुट ऑल ऑफ योर एक्सप्रेशंस और इमोशंस और पता नहीं क्या क्या। तो ऑन स्क्रीन जैसे कि हम अगर खबरें पढ़ते हैं या अगर हम शो करते हैं तो हम भी एक्टर ही हैं कि हम भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है ना, मतलब जो हमारे अगर हम खबरें पढ़ रहे हों तो खबरें पढ़ते हुए ज़रा जज्बात कंट्रोल में रखने पड़ते हैं। जैसे फौज में आप हैं तो जज्बात ज़रा कंट्रोल में रखें, यहाँ पे जज्बात को उभार के पेश करना है, एक्टिंग बेकाबू हो जाते हैं। बिकॉज़ हर कुर्सी की, हर जगह की अपनी एक रिक्वायरमेंट है और उसके लिहाज से चलना पड़ता है और चलना चाहिए। मुश्किल लगा वैसे ये? मुश्किल लगा एक्टिंग करना? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल। आई टुक क्लासेस फॉर इट। अच्छा जी बिल्कुल। इब्राहिम राना है, उनसे मैंने क्लासेस ली, मैंने फिर वर्कशॉप की,
एंड ऑब्वियसली बिकॉज मुझे पता था कि एक डिफरेंट प्रोफेशन है, सो ये नहीं होगा कि मैं वो मूवी तो ये है नहीं कि मैं ओवरनाइट उठूंगा और मैं एक एक्टर मॉडल बन जाऊंगा, एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आई हैड टू लर्न, सो एंड आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे। मैं अपने जब किसी भी सेट पे जाता हूँ आई लर्न फ्रॉम माई को स्टार्स, बिकॉज वो बेशक एज में छोटे हो मेरे से, बट मेरे काम में मेरे से सीनियर्स हैं, सो मैं आई टेक देम दैट वे एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। अच्छा तुम ये कहिएगा कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। जी बिल्कुल। यू चूज दिस फील्ड स्पेसिफिकली आफ्टर योर, आपने जो भी सर्विसेज दी इतना अरसा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, वी हैव सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर लोग आके अपनी एक्टिंग स्किल अब बेच रहे हैं, बाकायदा उससे कमा भी रहे हैं, फिर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब एज वेल। तो इतना टफ कंपटीशन है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, खासतौर पर अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, फिर ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त है। आई माइट बी फ्लॉन्टिंग अबाउट इट, लेकिन आप मुझे बताएं इस चेहरे के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ कितने लोग आपको नए मिल रहे हैं? बहुत कम। Exactly. So for my age and in the you know area that I am currently, मेरे लिहाज से नए लोग बहुत ही कम आते हैं। बल्कि जो लोग फील्ड में हैं ऑलरेडी इस एज में आके दे लीव, सो सारी जिंदगी उनकी गुजरी वहाँ पे होती है, और नए लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, या वो कहते हैं कि जी अब इस, अच्छा पता है एक तो मैं आई ऑलवेज टॉक अबाउट टैबूज, हमारे माइंड सेट्स जो है ना वो एक फिक्सेटेड हैं। हम लोग कहते हैं कि जी 40 साल के हो गल है जी हुनते उम्र मुक गई, शादी हो गल है जी हुनते बीवी बच्चा वास्ते जिंदा रहना है, हुनते बच्चियां वास्ते ऐ करना है वो करना है। हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, यू नो दैट्स नॉट व्हाट वी टॉक अबाउट। मतलब व्हाई लाइक माय फादर ही chose a different profession at the age of 40. So उन्होंने एक नया प्रोफेशन स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक्सेल किया इस एज के, and especially at that time, you know, Abu was 40 when he started the stock exchange, and then he became the president of Lahore Stock Exchange. So मेरे लिए तो वो प्राइम एग्जांपल मेरे फादर हैं, और मेरे तो रोल मॉडल मेरे फादर हैं कि उम्र का, प्रोफेशन का कोई जहन में नहीं होना चाहिए, माइंडसेट टैबूज नहीं होने चाहिए कि जी नहीं लोग, अच्छा ऊपर से लोग क्या कहेंगे। एक तो ये जो है ना दिस कॉन्सेप्ट, लोग तो मरवा देते हैं, लोग तो मरवा दे, अगर आप उनकी सुने तो आप तो जिंदा ही ना रहे ना, लोगों की तो खुशी कर लें। लोगों की तो वो बड़ी मजेदार मिसाल है ना, वो जो गधे वाली, कि दो बाप बेटा जा रहे थे तो गधे के साथ, तो पास से गुजरते हुए कुछ लोगों ने कहा बड़े बेवकूफ़ हैं भाई, एक गधे पे बैठ जाए, एक पैदल चले, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो वो बाप ने बेटे को कहा कि यार मैं तो चल लूँगा, आदत है, तुम ज़रा बैठ जाओ। वो थोड़ी देर आगे चले तो लोगों ने देख के कहा बड़ा बेशर्म बेटा, बाप बूढ़ा जो है वो साथ चल रहा है और ये मतलब गधे पे बैठा हुआ है। वो उन्होंने बाप को बिठा दिया, बाप को बिठा दिया तो वो जनाब लोगों ने फिर एतराज किया, बुढ़े को शर्म नहीं आती, तो आखिर में ये दोनों ने गधे को सर पे उठाया। ओह माय गॉड। सर मैं पता क्या कहती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाई लेट इट बी, इनको छोड़ें। अच्छा आपकी जो एक बात है ना जो आप बार बार कर रहे हैं कि हर एक एज, अगर आप 40s की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 40s में आके या 50s में आके मुझे लगता है वी आर डन, जिंदगी खत्म हो गई है। हालांकि उस एज की मुनासबत से और उस टाइम स्पैन के मुताबिक आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उस एज का तकाजा हो। Exactly. तो आपने जब स्टार्ट किया तो लाइक हाउ यू फील लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने सीखा भी और अब यू आर एंजॉयिंग। अब Oh, I'm loving it. You know, the first time I saw myself on the billboards, that was a nice feeling. I loved seeing जवानी में ऐसी फील आती है, लेकिन आप इस उम्र में ऐसी फील आ रही है। बिल्कुल जी, वही मैं कहता हूँ एज तो इज अ नंबर, आप यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर। सो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि जी ये एज है तो मैंने यही करना है। मेरी बीवी मुझे कह रही होती है कि आपने बूढ़े नहीं होना, बच्चों ने आपसे बूढ़े हो जाना है, क्योंकि मैं नहीं बूढ़ा हो रहा भाई, मेरा दिमाग में बूढ़ा नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं जिस दिन सोच लूंगा आलबी। काम तो सारा शिफ्ट हो गया कराची में जी, आप लाहौर में हैं, तो ये नहीं ख्याल आता कि अगर मैंने ज़्यादा ड्रामा करना है तो मैं कराची चला जाऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे, इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत हद तक शिफ्ट हो गई है इस्लामाबाद एंड लाहौर। मैंने अभी तक जितना भी काम किया मैंने इस्लामाबाद लाहौर में किया, एक प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने कराची में किया था, बाकी एवरीथिंग इज इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। देयर इज अनदर प्रोजेक्ट, देयर नॉट actually there are 2-3 more projects in the pipeline, सारे इस्लामाबाद लाहौर के। अच्छा कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो किन किन कैरेक्टर्स को करने का शौक है? कभी कुछ हॉरर होते हैं, कुछ डैशिंग होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कैसा कैरेक्टर? मेरी बीवी जो है ना वो मुझे कहती होती है कि आपके चेहरे पे ना
एक बड़े ही कोई नेगेटिव रोल फिट बैठता है, मतलब विलन विलन वाला। तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ यार, मेरे बूथे में कितने लिखा है कि मैं बड़ा पैड़ा इंसान हूं, मैं नहीं करता होगी आपकी ज्यादा, इसलिए वो कहती है बीवी के साथ लड़ाई ज्यादा होती होगी। मुझे लगता है कोई ऐसी बात है वो बदले उतारती इसी तरह कह के आपकी शक्ल नेगेटिव है। मतलब वही चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, इसके चाहती नहीं है कि आपको कोई ऐसा रोल मिले जिसमें आप कहें सकीना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो चाहती कि मैं हर दफा सकीना आई हेट यू, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे नफरत होती है तुमसे। अरे सर बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने देखा काफी कनेक्शन स्ट्रांग हो गया इनका, हम एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। अच्छा हरमीत आप बताएं, आप कुछ पूछना चाहते हैं मजीद, और कुछ आप लोग अपनी एक्टिंग स्किल एक्सचेंज करना चाहें? वो जी माशाल्लाह से वो एक तो मॉडल है, ऊपर से वो पाजी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो चीज़ आप करना चाहें वो बड़ा हो भी जाती है बड़ी आसानी से। लेकिन पाजी एक तो फौज में भी सुबह सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ पे भी कुछ इस किस्म के आपको सीन करना पड़ता है जिसके लिए आपको कभी मेरी तरह कभी 3 बजे भी उठना पड़ता है। तो होता है कभी इस तरह, और कभी टफ दिखता है कि कौन सी फील्ड में आ गया यार, उससे पहले आराम से उठता था, अभी रिटायर हो गया और जिंदगी आराम से गुजार रहा था। वीर जी मैं तुहानू गल दसा, फौज जिन्ना उठना सी सवेरे उठ लिया। अच्छा हाँ आज उठ गया हूँ जल्दी क्योंकि आपके यहाँ पे आना था, वरना मैं चिल डूड हूँ भाई, मैं आराम से उठता हूँ। हाँ बट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, अगर मुझे कोई टाइम दिया हुआ है तो आई एम देयर 5 मिनट्स बिफोर। लेकिन ये कि अब मीडिया में कहाँ कुछ जल्दी शुरू हुआ था, यहाँ तो आराम से लोग उठते हैं। नहीं अब मैं तो अर्ली राइजर्स हैं। आप लोग असल में आप लोग दुखी इंसान है, इंसानियत में से शामिल है। हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपना दुख याद आता है इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि मुझे 2 बजे जो है रेगुलरली सोना होता था और 3 बजे उठना होता था, 1 घंटे की नींद होती थी सेट पे। तो ये पूछा सवाल कि पाजी बड़े मुश्किल हालात भी आ जाते हैं कभी। हरमीत आप तो बहुत मेहनती हैं, आपको तो बस केस एक्सेप्शनल सा है ना, तो आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बता दे जाते जाते, बिकॉज आप फैमिली में हैं तो आपने कहा कि बच्चे भी ऑब्वियसली ना दे नॉट बिकम कॉन्शियस एट ऑल, लेकिन जब वो अब्बा को इस तरह से ग्रूम्ड देखते हैं, काम करता हुआ देखते हैं, तो इंस्पायर होते हैं, कहते हैं अब्बा बस इस उम्र में आप मतलब सूट करते हैं बोला आपको ये? वो तो देयर लाइक मी, देयर स्पेशली माय डॉटर। जी वो हमेशा, बेटा मेरी एक माशाल्लाह बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, तो वो हमेशा मुझे फुली इनकरेज करते हैं और बल्कि मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं ना अपनी फ्रेंड्स में और फॉलोइंग्स में। इट्स अ काइंड ऑफ प्राउड मूवमेंट कि मेरे डैड इतने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। और नहीं माशाल्लाह वो तो मेरी भी बेटा भी देख के कहते होंगे इतना डैशिंग किस्म का अब्बा इतने अच्छे हैं। वो मुझे बल्कि मेरी बेटी कह रही होती है, एक वन और टाइम इट हैपेंड कि मैं लेने गया और समबडी सेड कि यू नो तुम्हारे कजन है या बड़े भाई को इस तरह ना, तो वो बड़ा अपसेट हुई आके कहती बाबा यू नीड टू गेट फैट नाउ। What the hell, you know my friends thought you my big brother, this is not। मैं इसे डाई करता था, अब तो मैं डाई नहीं करता हूँ। So she was like this is not happening, you need to get fat now। यंग जनरेशन के लिए और खासतौर पर इनकी एज के लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। It is। जो आप करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट एंड किल द वेस्ट। One last thing I would like to add in here, एक छोटा सा जल्दी क्विक पॉइंट। I always talk about organ donation on every forum because I'm an organ donor myself and I always promote कि प्लीज़ सब लोग क्योंकि जो भी सुन रहे हैं उनके लिए कि ऑर्गन डोनेशन से आप लाइफ बचा सकते हैं, एंड वी मस्ट ऑलवेज डू दैट, यू नो। हाँ दिस वन थिंग आई थॉट आई मस्ट। गुड वन, अच्छा मैसेज था। थैंक यू सो मच वंस अगेन, नाइस टॉकिंग टू यू। और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद इरफान महसूद जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है वो हमारे साथ मौजूद है। डेरा इस्माइल खान में मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त मौजूद है, जहाँ उन्होंने एक एकेडमी बनाई हुई है, तरबियत करते हैं लोगों की मार्शल आर्ट्स के हवाले से। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इरफान महसूद से पूछना चाहिए डेरा इस्माइल खान में पानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान के बारे में हमें जो तशवीशनाक खबरें मिलती हैं वो यही हैं कि सैलाब काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। इरफान ये ज़रा बताइएगा, पहले तो पानी के हवाले से बताइए, फिर आपके मार्शल आर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सैलाब डेरा इस्माइल खान में आया तकरीबन 80% 85% आप कह सकते हैं कि पूरे डी खान के जो आबादी है वो इससे मुतासर हुई है। मेन सिटी सिर्फ बच गई है, बाकी जो सराउंडिंग जितने भी देहात है वो मुकम्मल डैमेजेस, उनके घर थे या जो उनके फसलें वगैरह वो टोटली डैमेज हो गई। ओहो, बड़ा अफसोसनाक है। और आप ये बताएं कि इमदाद पहुंची हुई है वहाँ पे, लोग आ रहे हैं मतलब मदद के लिए?
यहाँ पे जो अगर देखा जाए जो लोग हैं डी खान के लोकल्स वो अपनी मदद के तहत काफ़ी काम कर रहे हैं, डोनेशन वगैरह। गवर्नमेंट भी लगी हुई है, लेकिन जो नुकसानात हैं वो उस लेवल के हैं कि इस लेवल के सैलाब वगैरह मैंने खुद कभी नहीं देखे। जितनी यहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, इस लेवल का सैलाब या इस वो लेवल के नुकसानात पहले हमने कभी नहीं देखे। पहले आप ये बताइए कि आपकी तो अकेडमी भी मुतासर हुई होगी, जहाँ पे ज़ाहिर है आप तरबियत देते हैं बच्चों को, बच्चे भी आने से कासिर होंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अक्सर स्टूडेंट्स के जो घर वगैरह है वो पानी की जीद में आए, सैलाब की जीद में आए, काफ़ी मुतासर हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के घर गिर गए हैं। और मेरी जो एकेडमी है वो प्राइवेट स्कूल में है, तो प्राइवेट स्कूल में भी वहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हुई थी 3-4 दिन के लिए। तो काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात लोगों ने फेस की हैं। अभी भी अक्सर लोगों को हम देखते हैं तो यहाँ पे रोड के किनारे उन्होंने झोंपड़ियाँ लगाई या तंबू या वो शेल्टर्स के लिए कोई चीज़ इंतजाम वगैरह किए हैं। तो बहुत अजीब वो सूरत हाल है। अच्छा जी, हरमीत। अच्छा इरफान, आर्ट की बात की जाए, ये बहुत बड़ा मुश्किल भी है मार्शल आर्ट की अगर हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप आए, आपने ये काम और बेड़ा भी उठाया, खासकर जो वो हालात थे IDPs के हालात हमें याद है कि बहुत मुश्किल हालात थे। क्या सोच के आपने नौजवानों को भी इस तरफ राग़िब किया कि ये आपको भी आना चाहिए, वैसे बैठे हो तो कम से कम ये आर्ट ही सीख लेते हैं? बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स मैंने 2005 में स्टार्ट की हुई थी, सिर्फ फिटनेस या सेल्फ डिफेंस के हवाले से, लेकिन साथ में मेरी एजुकेशन भी जारी रखी हुई थी। तो आगे जब 2015-16 में आइडिया आया कि ये मार्शल आर्ट क्यों ना मैं एज ए प्रोफेशनल इसको लूँ। हमारे जो वजीरिस्तान के IDPs यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनको देखा करता था, अपनी जो सलाहियतें थे वो उनकी ज़ाया हो रही थी। तो उसी लेवल पे एक मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बनाई कि यहाँ पे जो वजीरिस्तान के IDPs आए उनको मैं ट्रेन कर सकूँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूँ कि उनकी जो सलाहियतें वो आगे पूरी दुनिया उनको देख सके। अच्छा, तो ये फरमाइए कि कितना शौक बच्चों को है ज़्यादा मार्शल आर्ट्स की तरफ? मार्शल आर्ट्स में शौक तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मार्शल आर्ट्स को काफ़ी पसंद करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखने आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि फिर उस लेवल का सपोर्ट बच्चों को हासिल नहीं है, या फैमिली की वजह से या गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं होती। तो अक्सर हमारा जो टैलेंट होता है, हमारे बच्चे होते हैं, गेम कर लेते हैं 1 साल 2 साल, बीच में फिर वो छोड़ भी देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना कि मतलब 1-2 साल के बाद, तो किस तरह से आप फिर अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को कि वो आए इस काम की तरफ और ज़्यादा मेहनत करें? बिल्कुल, मैं खुद पहले उनके लिए एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी 54 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, अचीवमेंट्स की तरफ उनको वो करता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 8 मेरे क्लब के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बनाए हुए। इनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है, इनको मोटिवेट करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ बगैर मुश्किल बगैर तकलीफ के पॉसिबल नहीं है। तो उनको हौसला देना पड़ता है, उनको की हौसला अफजाई करनी पड़ती है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तक उनको लेके जाना। जी बिल्कुल ठीक है। साउथ एशियन लेवल पे एमेच्योर मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे वो भी हमारे एकेडमी से ताल्लुक रखता है। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो गोल्ड मेडल्स जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल हासिल की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट और की कोई बात, टैलेंट की अगर बात की जाए तो उसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफी अचीवमेंट भी अपने स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट, जैसे आप कह रहे हैं, ये जो बच्चे जब आपके ऊपर टॉप परफॉर्मर बनते हैं, मतलब आपके ख्याल में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए तो ये इंटरनेशनल इवेंट्स में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपकी कोशिश कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा आपको मायूसी होती है जब उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती? तो बिल्कुल, आप अगर देख लें हमारे जो जिम्नास्टिक के स्टूडेंट्स को अभी तक जो जिम के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह की जरूरत होती है, फॉर्म्स वगैरह, वो हम टायरों के ऊपर अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर्म्स हमारे पास उस लेवल के नहीं है,
इक्विपमेंट्स उस लेवल की नहीं है। पाकिस्तान आर्मी हमें वक्तन फवक्तन सपोर्ट करती रहती है, बाकी सिविल गवर्नमेंट उस लेवल की सपोर्ट नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक लेकिन है। हम हमारे हौसले बुलंद है, चाहे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ना करे, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इससे मजीद परफॉर्म करेंगे। चलिए इरफान, थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड। और सर, हम किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी एथलीट की जब हम बातचीत करते हैं तो हमेशा उनका गिला यही होता है, और हर जगह यही होता है कि अपनी मदद आपके तहत हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूरत हाल इस तरह की है कि हमारी हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो हमारे कीमती असासे के तौर पर ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, किस तरह से आगे लेके आने में हुकूमत भी मदद कर सकती है। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे सर। अब इनसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए इशू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।